नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर जिला स्पेशल टीम और पुष्कर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक अंतरराज्यीय गैंग के 5 बदमाशों को बड़ी वारदात से पहले ही दबोच लिया, जिसके लिए आज पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रेस वार्ता कर पूरी कार्रवाई का खुलासा किया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम और पुष्कर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक अंतरराज्यीय गैंग के 5 बदमाशों को बड़ी वारदात से पहले ही दबोच लिया, जिसके लिए आज पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रेस वार्ता कर पूरी कार्रवाई का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि यह गिरोह पेट्रोल पंप और अन्य स्थानों पर लूट डकैती की योजना बना रहा था। मुखबिर की सूचना पर मेला मैदान पुष्कर के पास दबिश देकर 5 बदमाशों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से चाकू, प्लास, पेचकश, रबर के दस्ताने, पत्थर के टुकड़े और मिर्ची पाउडर बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने पुष्कर व आसपास के इलाकों में पेट्रोल पंप पर डकैती और नकबजनी की योजना बनाना कबूल किया, जिसमें गिरफ्तार आरोपी राशिद पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी बागवत, जगदीश आर्या निवासी फरीदाबाद, मुकेश कुमार मिश्रा निवासी दिल्ली, अंकित दमामी निवासी डीडवाना कुचामन और विक्रम राणा निवासी नागौर है। कहा कि मुख्य आरोपी मुकेश व राशिद पहले भी हत्या, चोरी और लूट की वारदातों में जेल जा चुके हैं। गिरोह में शामिल स्थानीय युवक रेकी कर वारदात की तैयारी कर रहे थे। उसकी जो हमारे यहाँ नए IPS अधिकारी SP किशनगढ़ साहब आए हैं, उनके निर्देशन में एडिशनल साहब ग्रामीण के निर्देशन में एक अच्छी कार्रवाई हुई है। हमें इस तरीके की सूचना मिली कि एक गैंग है जो पुष्कर थाना क्षेत्र में अपने ज़िले में घूम रही है और जो किसी न किसी वारदात को अंजाम देने वाली है। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस ने प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई की तो 5 आदमी पकड़ में आए, जिनके पास मिर्ची स्प्रे, चाकू, पत्थर के टुकड़े और इस प्रकार का सामान था। सारी चीज़ को जब गंभीरता से जांच की गई तो यह पता चला कि इनमें से जो 3 आदमी हैं वो यूपी की तरफ के रहने वाले हैं और जिनके खिलाफ लूट, डकैती, मर्डर के मुकदमे दर्ज हैं, जो जेल में रह के आए हैं, और 2 जो हैं वो लड़के राजस्थान के रहने वाले। इस तरीके से इन 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ जो डकैती की योजना बनाने का मुकदमा है वो दर्ज किया गया है और इनके खिलाफ जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है और इनसे डिटेल में पूछताछ करके क्या इन्होंने राजस्थान में कोई और घटना कारित करी है, नहीं करी है अब तक, उस सब के बारे में पूछताछ जो है वो जारी है। यहाँ किसी को चिन्हित किया था क्या? जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो इनके एग्जैक्टली किनको ये चिन्हित करके करने वाले थे, ये वाली जो हम इनसे है पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ करके स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या ये किसी स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर आ रहे थे या फिर ये मौके की तलाश करके मौके के आधार पर आते। इनमें से जो 2 लोकल हैं उन लड़कों से पूछताछ करती है, स्पष्ट होगा कि ये किस स्पेसिफिक जगह को टारगेट कर रहे थे। ये लोग ये हम कल रात में ही आए, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है और उसके आधार पर इनसे किया गया। अभी वारदात होने से पहले इनको रोक लिया गया है। इनके नाम है राशिद, जगदीश, मुकेश कुमार, अंकित और विक्रम। इसमें जो अंकित और विक्रम हैं वो डीडवाना, कुचामन और नागौर के रहने वाले हैं और बाकी के जो 3 हैं, एक गाजियाबाद, एक फरीदाबाद और एक दिल्ली, इन एरिया का रहने वाला है। जो गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली के रहने वाले तीनों हैं, उसमें प्रेस नोट में हमने इनका क्राइम रिकॉर्ड आपके साथ शेयर किया है। इनके खिलाफ 12-12, 13-13 मुकदमे तीनों के खिलाफ दर्ज है। ये बात सामने नहीं आई है, इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है। ये लड़के जो है इनके साथ किस प्रकार से संपर्क में आए और ये क्या घटना कारित करना चाह रहे थे, ये हम जल्दी स्पष्ट करेंगे। में इनसे तकनीकी साक्ष्य जो है वो सारे के सारे एकत्रित किए जा रहे हैं और एकत्रित करके स्पष्ट किया जाएगा कि किस रूट का इन्होंने फॉलो किया है। अभी ये इधर उधर से घुमाते हुए कहीं से जवाब दे रहे हैं। क्या इन्होंने कबूल किया मैम कि डकैती कराने के इरादे से ही आए थे? ये कोई स्पष्ट हो चुका था जिस तरह से आप बता रहे हैं, मिर्ची, पत्थर? जी बिल्कुल, इनका जो इरादा था वो घटना कारित करने का था और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि इनके आपराधिक प्रकरण अगर अपन देखें तो 10 से ज़्यादा आपराधिक प्रकरण इन्होंने दर्ज कर रखे हैं और ये जो भी प्रिपरेशन के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है उस तरीके का सामान लेके घूम रहे थे। इनका पूरा इंटेंशन कोई ना कोई घटना कारित करने का। वेपन में चाकू मिले हैं, नॉट आर्म्स इन द सेंस की पिस्टल वगैरह की रिकवरी इनके पास नहीं हुई है। हालांकि पूछताछ ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश निवासी पीहर पक्ष अजमेर SP कार्यालय पहुंचे और SP वंदिता राणा को इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश निवासी पीहर पक्ष अजमेर SP कार्यालय पहुंचा
और एसपी वंदिता राणा से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मृतक के चाचा ने बताया कि 2021 में उनकी बेटी स्वाति जैन का विकास गगवाल निवासी सरावगी मोहल्ला के साथ शादी हुई थी, जिनकी 2 पुत्रियां भी है। स्वाति होनहार और अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने का भरसक प्रयास करती रहती थी। अपने ससुराल की हमेशा सहयोगी रही है। व्यवसाय में भी अपने पति विकास का सदैव साथ दिया था तथा स्वयं के उद्यम से ग्लास फैक्ट्री का भी सफलतापूर्वक संचालन कर रही थी। स्वाति का पति विकास लापरवाह, गैर जिम्मेदार व शक की प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वाति के पति व ससुर आए दिन उनकी पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इन्हीं सब के बीच ससुराल पक्ष ने 15 सितंबर को मौका देकर स्वाति की हत्या कर दी, जिसे बाद में आत्महत्या का मुखौटा पहना दिया गया। पीहर पक्ष का कहना है कि स्वाति ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। ससुराल पक्ष भी आत्महत्या के लिए कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब देने में समर्थ नहीं है। साथ ही परिजनों के साथ मारपीट का भी उन्होंने आरोप लगाया। इसके चलते आज मध्य प्रदेश निवासी पीहर पक्ष एसपी कार्यालय पहुंचा और इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम बीसी जैन है। मेरी भतीजी स्वाति जैन जो अजमेर में शादी हुई थी उसकी हत्या कर दी गई है। 14 साल पहले शादी हुई थी उसके पति का नाम विकास गंगवाल है। उसकी हत्या कर दी गई है। उसके ससुराल वाले हमें बताने को तैयार नहीं है क्या हुआ है उसके साथ, और पुलिस भी हमें इतना सहयोग नहीं किया अभी तक। तो हम जो है यहाँ पर आए हुए हैं और उनके परिवार वालों से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। हमें बताया कि भाई हत्या कैसे की या आत्महत्या भी की है तो किन कारणों से, वो बताने को तैयार नहीं है। और हम लोगों को साथ में मारपीट कर रहे हैं वो लोग, है ना, जिसके निशान आप देख सकते हो। हमारे साथ जो मारे गए लोगों को देख सकते हो, उनके निशानों को आप देखें। हमारी बहन बेटियों को मारा गया है, मुझे मारा गया है। चूँकि हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, वहाँ के लोगों के लोकल के लोगों को बुलाकर, जिन्हें मैं पहचानता तक नहीं हूँ, उन लोगों ने मारना शुरू किया, है ना। वहाँ के आज सीसी फुटेज निकाल भी देख सकते हैं, है ना। ये धर्मशाला जो है गढ़ी दड़ा छोटे गढ़ा की नरसिया में ये घटना हुआ है ना। सर आपकी बात नहीं हुई कि आपकी भतीजी से? बात बिल्कुल नहीं हुई है हमारी भतीजी से। मेरी बात भतीजी से बिल्कुल नहीं हुई है। उसका 12 बजे फ़ोन आया उसकी मम्मी के पास कि मम्मी कैसी हो। नॉर्मल बात हुई है उस बच्ची से। उसने कहा मैं खाना बना रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बस, है ना। नॉर्मल चीज़ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जी। कब डेथ हुई थी? डेट 15 तारीख को। जी हाँ। आपको क्या लग रहा है? हाँ, हमें लग रहा है कि हमें हत्या की शंका लग रही है कि हत्या की गई है। शिकायत देने आया? हाँ, शिकायत देने आया एसपी ऑफिस में। पूरा काम वही संभाले हुए थे। जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ जी, जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए? हाँ, जांच होनी चाहिए। जांच की मांग कर रहे हैं। सुसाइड है या फिर जो है हत्या है, क्या है, उसे जांच की मांग कर रहे हैं। लड़की का नाम क्या है? स्वाति जैन। किसी रिपोर्ट ले सकते हैं वहाँ फैक्ट्री की। उस लड़की ने कितनी मेहनत करके ये एम्पायर खड़ा किया, आज सारा कर्जा माफ किया, सब कुछ करवाया, सारे जितने लोन जो भी थे वो सब मुक्त करवाए, जमीन खरीदी थी, और उस लड़की के साथ ये हत्या की गई है। ये ऐसा मेरा आरोप है कि मैं ये कभी दिन मानूंगा नहीं कि वो लड़की आपस में अपने आप सुसाइड कर। कहाँ से आए आप लोग? मैं वहाँ का बड़ोदरा गुजरात का रहने वाला हूँ। बाकी परिवार के कार्य थे? परिवार सब लोग खिलाफ कोरसा है एमपी में भिंड के पास। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खास अंदाज में जश्न मनाया। इस अवसर पर आमजन और भाजपा कार्यकर्ताओं को विशेष फिल्म दिखाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष, समर्पण और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खास अंदाज में जश्न मनाया। इस अवसर पर आमजन और भाजपा कार्यकर्ताओं को विशेष फिल्म दिखाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष, समर्पण और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि ये फिल्म सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देता है कि संकल्प, समर्पण और सेवा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने फिल्म को देखते हुए कई बार तालियों से स्वागत किया और मोदी जी के प्रति अपनी आस्था व श्रद्धा व्यक्त की। फिल्म के अंत में पूरा सभागार भारत माता की जय और मोदी जी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस आयोजन ने मोदी जी के जन्मदिन को सिर्फ यादगार ही नहीं, बल्कि जन जन के दिनों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक पल बना दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस भारत देश का
मान सम्मान और गौरव विश्व पटल पर अंकित किया है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद से जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, इस देश की जनता को कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस हुआ कि ये देश सही दिशा में जा रहा है और इस देश का नेतृत्व सही हाथों में है। क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार से चाहे कोविड की जैसे वैश्विक महामारी आई, उस समय भी जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत देश को बचाने का काम किया, या आज जिस प्रकार से पड़ोसी देशों के आक्रमण को मुंहतोड़ जवाब देकर के उनके घर में घुस करके मारने का मादा भारत में आया है, तो केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण आया है। और उनका 17 सितंबर जो कल उनका जन्म दिवस था, भारतीय जनता पार्टी ने इसको सेवा पखवाड़े के रूप में 2 अक्टूबर तक बनाने का निर्णय लिया है। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर बनी हुई एक फिल्म आम जनता को दिखाने का एक प्रयास किया है, जिसके अंदर उनके बचपन का जिस प्रकार से उनका सेवा भाव उनके बचपन से उनके अंदर रहा, और उसी सेवा भाव को प्रगाढ़ करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं देश भर में लागू की है, मैं कह सकता हूं कि यह उन पर जीवन पर आधारित जो फिल्म है, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस प्रकार से बचपन से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक अंत्योदय कर लेकर के और एक सेवा भाव का जो एक विचार उनके अंदर प्रगाढ़ हुआ, उसको संकल्प के रूप में इस भारत देश के जनता के बीच में ले आने का उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा यह मूवी जो है, ये फिल्म माननीय मोदी जी के जीवन पर आधारित फिल्म यह प्रत्येक जिले के अंदर दिखाई जा रही है। अजमेर शहर में भी यहाँ पर मित्तल मॉल के अंदर 18 तारीख से 24 तारीख तक प्रतिदिन 3:30 बजे का शो, और इसी प्रकार से आइनॉक्स जो सिनेमा हॉल है पंचशील सी स्क्वायर में, वहाँ पर 6:30 बजे का शो, 2 शो प्रतिदिन दिखाए जाएंगे और आम जन को बिल्कुल निःशुल्क यह दिखाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आम जनता से कि वह आए, अधिक से अधिक इस फिल्म को देखें और किस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत देश आगे बढ़ा है और किस प्रकार से उनका जीवन का जो बाल्यकाल एक सेवा भाव को लेकर के आगे बढ़ा है, ये हम सबको देखना चाहिए। इसी क्रम में आज ये पहला शो यहाँ पर जो मित्तल मॉल सिनेमा हॉल है, इसके अंदर आज प्रारंभ किया गया और आने वाले 6-7 दिनों तक हम लगातार आम जनता को। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
सरकारी अवकाशों के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं को निरस्त करवाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन की ओर से आगामी 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 को चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसमें शिक्षक व शिक्षिकाओं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकारी अवकाशों के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं को निरस्त करवाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन की ओर से आगामी 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 को चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसमें शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश, त्योहारों के अवकाश, रविवारी अवकाश या अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश में प्रतियोगी परीक्षाओं में अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। लंबी दूरी होने पर स्थित सेंटर्स पर अध्यापकों को बिना यात्रा भत्ता के लगा दिया जाता है। रात्रि विश्राम की कोई खास व्यवस्थाएं होती नहीं है। मानदेय भी अत्यंत न्यून है और वो भी समय पर प्राप्त नहीं होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 पारियों में परीक्षा एक साथ आयोजित होने की वजह से अध्यापकों को करीब 13 से 14 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है, जिससे शारीरिक परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। अवकाशों के अभाव में पारिवारिक व सामाजिक जीवन भी संकट में है। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका संघ की ओर से लगातार आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को हर संभव प्रयास से समस्या से अवगत करवाया जा चुका है। बावजूद इसके आज दिन तक किसी तरह का कोई शिक्षक हित निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते संगठन अब चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर है। 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक 3 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के प्रथम दिन शिक्षक काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। दूसरे दिन काले वस्त्रों का धारण करेंगे और तीसरे दिन शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा परीक्षा के दोनों पारियों के बीच के समय अंतराल में सेंटर के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं कहा कि यदि शिक्षा विभाग इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है तो शिक्षक संघ उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व राजस्थान सरकार की होगी। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने पिछले काफ़ी लंबे समय से शिक्षक जिस विषय को लेकर परेशान हो रहे थे, अब उसमें चरणबद्ध आंदोलन करने का हमने निर्णय किया है। ग्रीष्म अवकाश हो, शीतकालीन अवकाश हो, मध्यावधि अवकाश हो, त्योहारों का अवकाश हो, रविवार की छुट्टी हो या अन्य किसी प्रकार का अवकाश हो, उसमें परीक्षा ड्यूटी में शिक्षकों को लगा दिया जाता है। 80-80 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर दूर से शिक्षकों को बिना यात्रा भत्ता के लगा दिया जाता है। उनके रात्रि विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। मानदेय अति न्यून है, वह भी समय पर नहीं मिलता। ऑनलाइन भुगतान की वजह से शिक्षकों के हजारों रुपए बाकी पड़े हैं। लगातार 2-2 पारियों में परीक्षा होने से लगातार 13 घंटे तक शिक्षक शिक्षिकाओं को खड़े रहकर ड्यूटी करनी पड़ती है, जिनसे उनकी शारीरिक परेशानियां बढ़ती जा रही है। उनको एक भी अवकाश ना मिल पाने के कारण उनका सामाजिक व पारिवारिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है। केंद्राधीक्षक हो, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक हो, वीक्षक हो, उन सभी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गत दिनों राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड व राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभिन्न माध्यमों से, यथा ज्ञापन के माध्यम से, जाकर निवेदन करने के माध्यम से, ट्विटर अभियान चलाकर, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमने इन परेशानियों को वहां तक पहुंचाने का काम किया। परंतु खेद का विषय है कि दोनों ही संस्थाओं ने अभी तक शिक्षक हितार्थ किसी प्रकार का न्याय संगत निर्णय नहीं किया है। विवश होकर संगठन को अब चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करना पड़ रहा है। इसमें कल 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक 3 दिवसीय प्रथम चरण आंदोलन की हमने। राजस्थान विधानसभा में पारित अवैध धर्मांतरण विरुद्ध बिल को लेकर अजमेर के निजी होटल में विश्व हिंदू परिषद, अजमेर जिला बार एसोसिएशन व मातृशक्ति की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अजमेर शहर में अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर विशेष वार्तालाप की गई। राजस्थान विधानसभा में पारित अवैध धर्मांतरण विरुद्ध बिल को लेकर अजमेर के निजी होटल में विश्व हिंदू परिषद, अजमेर जिला बार एसोसिएशन व मातृशक्ति की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अजमेर शहर में अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर विशेष वार्तालाप की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि अजमेर शहर में एसपी को अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध में ज्ञापन दिया गया, जिसके तहत 6 सितंबर को सुनील पादरी के खिलाफ अवैध धर्मांतरण के तहत थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। आज दिन तक संलिप्त संदिग्ध बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, जिस पर रावत ने प्रशासन से आग्रह किया कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई हो और शहर में धर्मांतरण के नाम पर हो रही अवैध गतिविधियों पर रोक लगे।
वहीं साथ ही विश्व हिंदू परिषद के प्रांत पदाधिकारी शशि प्रकाश इंदौर ने कहा कि राजस्थान में इस तरह का बिल पास होना नितांत आवश्यक हो गया था। गरीब व लाचार को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इनको राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने यह बिल पारित किया है, जो बेहद ही सराहनीय कदम है। वहीं दूसरी ओर समाज सेविका निकी जैन ने भी कहा कि मदार क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लोग गरीब तबके की महिलाओं और उनके परिवारजन जो कि घरों में झाड़ू पोछा एवं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें धर्म के नाम पर परिवर्तन करवाया जा रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। राजस्थान सरकार की पहल पर इस तरह का बिल पास होना अपने आप में एक उपलब्धि है। इसको लेकर सभी ने सरकार व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का धन्यवाद दिया। प्रकार से हमारे प्रदेश में, देश में जो धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी विकराल समस्या जो देखने को मिलती आ रही है, उसी के तहत हमारे अजमेर जिले में भी जिस प्रकार से जो गरीब और भोले वाले जो लोग हैं, चाहे उनको शिक्षा के नाम पे हो या उसको गरीबों को जो जादू टोना टोटकों के नाम के ऊपर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, किसी को शिक्षा में प्रवेश दिलाने के नाम पे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और इसमें जो गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, और जिस प्रकार से जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, उनको लालचवश या उनको कोई चमत्कार के नाम पे या किसी को भे के नाम डाल करके और जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, बच्चियों का जो शादी विवाह करवा के जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो इसको लेकर के जो राजस्थान विधानसभा में जो धर्मांतरण बिल लेकर जो आए हैं, उनके तहत मैं मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान सरकार का और विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कोई भी धर्म हो, अब जिस धर्म में आदमी पैदा होता है और उसके बाद में फिर उसको लालचवश या भय में या चमत्कार के नाम पे जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो ऐसे ही देखने को हमारे अजमेर में अलवर गेट थाने में, आदर्श नगर थाने में हमने पहले भी एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को राजस्थान सरकार के नाम पे जो ज्ञापन दिया, निश्चित रूप से हमें खुशी है कि हमारे इस अजमेर का ज्ञापन के ऊपर भी संज्ञान लिया करा और उसमें भी इसका जिक्र आया। उसके बाद में जो एफआईआर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन मैं जिला प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार जो मुकदमे तो दर्ज कर लिए, लेकिन उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे और जो आजीवन कारावास तक की इसमें सजा दी है और 50 लाख तक का जुर्माना इसमें दिया है, ताकि इस प्रकार जो धर्मांतरण करने के पहले कलेक्टर साहब की भी अनुमति लेनी होगी और वहां भी उनकी बयान दर्ज होंगे। तो इस प्रकार जो इसको कठोर कानून बनाया, इससे निश्चित रूप से ये जो अवैध गतिविधियां और अवैध रूप से जो धर्मांतरण है उस पर रोक लगेगी और भोले वाले गरीब जो चमत्कार के नाम पे या आर्थिक रूप में या शिक्षा में या शादी विवाह में जिस प्रकार से ये जो इनका दुरुपयोग होता था, वो दुरुपयोग रुकेगा। आज प्रबुद्ध जनों की जो एक बैठक करके और आप मीडिया से भी हम यही कहेंगे कि इस प्रकार इन पे रोक लगाई जानी चाहिए और इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है तो उनके ऊपर मुकदमा हो और उनको सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई करके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारे अखंड भारत का अगर हम इतिहास देखें तो जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है। जहाँ हिंदू कम हुआ वहीं पर ही जो अलग राष्ट्र की मांग की जाती रही है, अर्थात धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण रहा है। धर्मांतरण हो गया, धर्म कम हो गया, सनातन जहाँ पर कम हो गया तो वहाँ अलग राष्ट्र की मांग की जाती रही है। उसी षड्यंत्र के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई हमारे अखंड भारत के अंग काट दिए गए। वो षड्यंत्र आजादी के बाद भी निरंतर जारी है और विदेशी ताकतों के इशारों पर हमारे जो निर्धन, अभावग्रस्त, गरीब, असहाय और ऐसे जो व्यक्ति जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर निरंतर उनको धर्मांतरण के लिए धकेला जा रहा है। और इसको लेकर लंबे समय से इस प्रकार का एक कठोर कानून बनाने की मांग हमारे द्वारा और सनातन द्वारा की जाती रही है, संतों द्वारा की जाती रही है, प्रबुद्ध जनों द्वारा की जाती रही है। इसको लेकर एक ऐतिहासिक कानून 9 सितंबर को हमारी विधानसभा द्वारा पारित किया गया। ये ऐतिहासिक कानून, ये जितने भी जबरन धर्मांतरण के ये जो कार्रवाइयां की जा रही है, ये जो शक्तियां इसमें जुटी हुई है, ये जो शक्तियां लगी हुई है, उन पर एक बहुत बड़ा एक आघात होगा। ये इस प्रकार का जो एक
बहुत अच्छा एक विधेयक हमारी विधानसभा द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, हमारे विधि मंत्री जोगाराम जी पटेल के विशेष प्रयासों द्वारा जो विधानसभा में पारित किया है, इसके तहत हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ये धरती है, इस पर जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, हमारे राजस्थान में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, वो खेल अब बेनकाब होगा और इसके पीछे लगी हुई ये षड्यंत्रकारी शक्तियां, ये जो है सलाखों के पीछे पहुंचेगी। ये कठोर कानून का बहुत ही हृदय से स्वागत करता और ये धर्म परिवर्तन का मामला, ये बहुत गंभीर मामला है, ये बहुत छोटी बात नहीं है। जिस प्रकार ये एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है, पूरे देश में फैलती जा रही है और छोटे छोटे कस्बों से शुरू होकर ये पूरे क्षेत्रों में फैल रही है और हमारे देश को नष्ट करने में इसका पूरा हाथ है। जिस प्रकार छोटे और गरीब लोगों को, उनके दिमाग को ये लोग किस तरीके से हैक करते हैं और उसके बाद उनके धर्म परिवर्तन में इनका पूरा हाथ होता है। हिंदुओं को सबसे पहले टारगेट करते हैं, गरीबों को टारगेट करते हैं, छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं, यही इनका सबसे बड़ा मोटिव है। और इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने हिंदू धर्म से ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं। कई लोग तो इन्होंने अपने पूरे परिवारों को हिंदू से पूरे क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया है और ये छोटे क्षेत्रों से लेके ये बड़ी चर्चों में उनको बुलाते हैं और परिवर्तन करते हैं। मेरी आंखों देखा मामला है, हमारे क्षेत्र में जो बाइयां हैं, वो बाइयां सभी धर्म परिवर्तन के मामले से लिप्त हो चुकी हैं और वो हमको भी इसी तरह हमारा माइंड हैक करती हैं और हमें भी आग्रह करती हैं कि आप चर्च चलो इस तरीके से। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम उनकी बातों में नहीं आते, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो जो जिनको लगता है कि आज हम छोटे स्तर पर जल्दी आसानी से पहुंच सकते हैं और तरक्की पा सकते हैं, वो जरूर इन धर्म परिवर्तन के लोगों की बातों में आते हैं और इसी तरह अपने परिवार में सभी को धीरे इस जो जंजाल है उसमें फंसाते हैं। ये एक ऐसी महामारी है जो फैलती जा रही है और इस पे हमें रोक लगाने की बहुत जरूरत है। और सबसे पहले मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष, इसकी FIR हम लोग जरूर, मैं चाहती हूँ जो 2 केस अभी जो आए हैं हमारे अजमेर से, मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उन दोनों पादरियों को गिरफ्तार किया जाए। और मैं इसके लिए अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिस प्रकार उन्होंने अभी विधानसभा में इसका बिल पास करा और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की सख्त आदेश दिए हैं। और अजमेर में जो अभी ये जो कांड हुए हैं, दोनों जो धर्म परिवर्तन के, इसमें अभी से अगर रोक लगाई जाएगी तभी जाके हम लोग धीरे आगे लोगों को बढ़ावा नहीं मिले तो उन पुष्कर शहर में गुरुवार को 7 डिनोटिफाई कच्ची बस्तियों को पट्टे दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन को घेरा। ब्लॉक कांग्रेस और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को SDM कार्यालय में तथा नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा को परिषद कार्यालय में अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। पुष्कर शहर में गुरुवार को 7 डिनोटिफाई कच्ची बस्तियों को पट्टे दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन को घेरा। ब्लॉक कांग्रेस और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को SDM कार्यालय में तथा नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा को परिषद कार्यालय में अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष संजय जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण वर्षों से कच्ची बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब परिवार भू स्वामित्व से वंचित है, जबकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन बस्तियों को डिनोटिफाई कर पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी। वहीं जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने लगभग 700 से 800 आवेदकों की फाइलें तैयार कर प्रथम चरण में अंबेडकर कॉलोनी और संतोषी माता ढाणी के 100 से अधिक प्रकरण स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार को भेजे थे। विभाग की विधि शाखा ने इनकी जांच भी पूरी कर ली थी, लेकिन लेआउट की कमी के कारण प्रकरण अटक गए। स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने 20 दिसंबर 2024 को ही तत्कालीन ईओ नगर पालिका पुष्कर को पत्र लिखकर लेआउट भिजवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन नगर परिषद ने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस लापरवाही की वजह से पट्टा वितरण की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की अनदेखी से हजारों गरीब परिवार अपने भू स्वामित्व के अधिकारों के लिए भटक रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि गरीबी के बावजूद उन्होंने आवेदन प्रक्रिया पर हजारों रुपए खर्च किए हैं, कब्जे के सबूत दिए, फिर भी उन्हें आज तक पट्टा नहीं मिला है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर द्वारा पुष्कर में जो 7 कच्ची बस्तियां हैं उन्हें पट्टे देने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी जी व आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन सबको जो राज्य सरकार द्वारा डिनोटिफिकेशन करने के बाद भी इन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा है, और जबकि इन्होंने फाइलें वगैरह सब जमा करा दी।
तो इसके लिए उनको ब्लॉक कांग्रेस के व समस्त अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा व वरिष्ठ कांग्रेस जनों द्वारा ज्ञापन दिया गया कि इन्हें इस जो शहरी सेवा शिविर चल रहा है उसमें इन्हें पट्टे दिए जाएं। पुष्कर में 7 कच्ची बस्तियां हैं जो पिछले 30-40 साल से उन बस्तियों में गरीब लोग निवास कर रहे हैं। उन्होंने अपने पक्के मकान बना लिए, वहाँ सारी सुविधाएं हो गई है, पर लेकिन नाथद्वारा, जैसलमेर, पुष्कर, माउंट आबू में कच्ची बस्तियों पर पट्टे देने पर रोक थी। तो हमने पूरा 3 साल पूरा प्रयास करके इन कच्ची बस्तियों को डिनोटिफाइड करवा दिया और इसको राजकीय भूमि घोषित करवा दिया। अब ये कच्ची बस्तियाँ नहीं होकर राजकीय भूमि पर बस्ती मान ली गई है सरकार के द्वारा। पर लेकिन गवर्नमेंट की मंशा, हमारे स्थानीय प्रशासन की मंशा नहीं थी जो इतने साल 2 साल से पट्टे नहीं दिए जा रहे। पर जहां काम ये रुका हुआ है, 941 लोगों का सर्वे हो गया 7 कच्ची बस्तियों में, उनमें 857 को पट्टे दिए जाने योग्य मान लिया गया। उसके लिए हमने लास्ट ईयर भी एक जाबर सिंह जी को ये ज्ञापन दिया था, पर आज भी उसी समय 18/9/2025 को पूरा 1 साल हो गया। आज इस प्रशासन शहरी सेवा शिविर में हमने कमिश्नर साहब को ये ज्ञापन दिया है। और जो पिछला लेटर है 6/12/24 का, जिसमें लेआउट नहीं भेजे थे इन्होंने, तो वो लेआउट भी भिजवा चुके हैं। 1 साल उसको भी होने को आ गया। तो हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि भाई आप इन कच्ची बस्तियों को पट्टे दिलाएं, उनको अपनी भूमि का अधिकार दिलवाएं। और हमने आज डायरेक्टर साहब से भी बात की है। डायरेक्टर साहब ने कमिश्नर साहब से ईमेल पे सारी डिटेल से इसकी रिपोर्ट मांगी है। और हमें विश्वास है कि इस कैंप में स्थानीय प्रशासन पुष्कर की कच्ची बस्तियों को, सर्वेशुदा कच्ची बस्तियां जो डिनोटिफाइड हो चुकी है, उनको एक रेट निर्धारित करके डीएलसी रेट से वो 10% पे देते हैं या 20% पे देते हैं। इससे नगर परिषद को आय भी होगी, इनको सबको पट्टे दिए जाएं। समाज के आखिरी व्यक्ति। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।